नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि महिला पहलवानों और जो पहलवान हैं उनकी नाराज़गी के कारण ये भंग कर दिया गया है, क्योंकि जाट समाज की नाराज़गी बहुत बढ़ती जा रही थी और भाजपा को 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें लग रहा था कि जाट समाज की नाराज़गी उसको भारी पड़ सकती है। लेकिन अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या सही में जाट समाज जो है भाजपा को वोट देता है, जो भाजपा को जाट समाज की नाराजगी से इतना डर लग रहा है। तो इसके लिए हमें वो सारे आंकड़े और वो देखनी होगी उनकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ पर है। जाट समाज मुख्य रूप से 4 स्टेट्स में है: राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ ब्रिज के क्षेत्र में। इसके अलावा कुछ पॉकेट्स में वो मध्य प्रदेश में भी हैं। तो एक एक करके यदि हम स्टेट्स की बात करें तो हमें सब कुछ साफ समझ में आने लगेगा। राजस्थान में जाट समाज जो है वो लगभग 10% है और ये परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक है, बीजेपी का नहीं है। और इस बार के इलेक्शंस भी यही प्रमाणित करते हैं, क्योंकि कांग्रेस से 16 जाट जीते हैं जबकि बीजेपी से 13 जाट जीते हैं। और ये जाट जीतने में भी बीजेपी के अपने कोर वोट बैंक का बहुत योगदान है, क्योंकि बीजेपी का अपना एक कोर वोट बैंक है, आइडियोलॉजिकल वोट बैंक है, जो कि हर जगह होता है। दिल्ली में बीजेपी 2 बार केजरीवाल से हार चुकी है और बहुत बुरी तरह हारी है, लगभग उनका सुपड़ा ही साफ हो गया है। एक बार उनको 3 सीटें मिली और एक बार 8 सीटें मिली 70 में से। लेकिन बीजेपी का वोट बैंक फिर भी 33% से नीचे नहीं गया किसी भी इलेक्शन में। मतलब इतनी बड़ी हार, इतनी सीट, सिर्फ 3 सीट्स आ रही हैं 70 में से 5%। तो इससे लगता है कि मात्र 8-10% वोट मिला होगा, लेकिन बीजेपी को उस इलेक्शन में भी 33% वोट मिला था। तो ये 33% ऐसा वोट बैंक है बीजेपी का, जो कि किसी भी परिस्थिति में सिर्फ बीजेपी को ही वोट करता है। और ये वोट बैंक उसका हर स्टेट में है, जहां पर भी बीजेपी की प्रेजेंस है वहां पर ये वोट बैंक आपको मिल जाएगा। तो राजस्थान में भी वोट बैंक है जो कि बीजेपी को ही वोट करता है, और उसमें जिस कास्ट को दिया है टिकट, अगर उसका मिल जाता है तो नैया पार हो जाती है, मतलब बीजेपी की जो सीट है वो निकलने के चांस बन जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जाटों का जो मेन वोट गया है राजस्थान में, वो कांग्रेस को ही गया है, बीजेपी को नहीं गया है। और जाट परंपरागत रूप से कांग्रेस का ही वोटर है राजस्थान में, बीजेपी का नहीं है। अब दूसरे स्टेट की बात करें तो हरियाणा है। हरियाणा में जाटों की संख्या लगभग 15-16% है, अच्छी खासी संख्या है, और उनके सीएम भी अधिकतर टाइम पे बनते ही हैं। लेकिन जाट जो है परंपरागत रूप से या भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से जो है वो चौटाला फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है और चौटाला फैमिली के साथ ही जाता है, या कभी कांग्रेस के साथ भी गया है। जैसे हुड्डा जब सीएम थे तो हुड्डा के कारण थोड़ा सा जाट कांग्रेस के साथ भी गया, लेकिन मुख्य कॉन्सेंट्रेशन उसका जो है वो चौटाला फैमिली के साथ ही है। तो यहाँ भी जाट जो है बीजेपी को वोट नहीं करता है, और यही कारण है कि बीजेपी जब सत्ता में आई तो ये हिम्मत कर सकी कि एक नॉन जाट को सीएम बना सकी, मनोहर लाल खट्टर को, और 35 बिरादरी और एक बिरादरी का इस टाइप का एक अघोषित नारा भी देने में वो दे सके। तो हरियाणा में भी जो है जाटों का वोट बीजेपी को बहुत कम मिलता है। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जाटों का एक लोकसभा सीट वो जीतते हैं बाहरी दिल्ली की, और वहीं पे उनका मेन कंसंट्रेशन है, और कुछ प्रतिशत जो है वो दक्षिण दिल्ली सीट में है। तो दिल्ली में कोई बहुत प्रभावशाली स्थिति नहीं है, और जो एक सीट है वो एक जाट कैंडिडेट निकाल लेता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बागपत, शामली और बड़ौद वो क्षेत्र हैं जहां पर जाटों का बहुत भारी घनत्व है, बहुत भारी कॉन्सेंट्रेशन है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ पर भी काफ़ी जाट हैं, मेरठ, ये सब एरियाज में जाट हैं। पर वो बागपत, शामली, बड़ौद जितना नहीं है वो प्रतिशत, लेकिन 8 से 12-13% के आसपास इन सीट्स पे भी जाट हैं। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र में अच्छे खासी जाटों की संख्या है, जैसे मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, इन तीनों में काफ़ी अच्छी संख्या है। बुलंदशहर में भी काफ़ी जाट हैं, और आगरा और फतेहपुर सीकरी। तो ये 10 लोकसभा सीट मान लीजिए जहाँ पे जाटों का कॉन्सेंट्रेशन है। और जैसे हरियाणा में उनकी अपनी पार्टी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में भी उनकी अपनी पार्टी है, और वो है चौधरी अजीत सिंह की, चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी थी, जो चौधरी अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी के पास है। 2014 में हाँ जाटों ने बढ़ चढ़ करके मोदी को वोट करा था, और इसका परिणाम ये हुआ था कि अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी अपनी सीट हार गए थे। लेकिन शायद उनको लगा कि ये गलत हुआ और अपने ही समाज के लोगों को हरा दिया,
तो इसके बाद वो वापस अपनी पार्टी की तरफ ही आए, जयंत चौधरी की। और 2022 के इलेक्शन में तो जाटों ने बहुत ही कम वोट बीजेपी को दिया और मुख्य रूप से वो जयंत चौधरी और अखिलेश का जो गठबंधन था उसी के साथ गए हैं और बढ़ चढ़ करके उन्होंने वहीं पर वोट दिए हैं। मतलब 70 से 75% वोट वहीं गया है, 20 से 25% वोट भाजपा को मिला होगा तो मिला होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जाट परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर नहीं है और वो बीजेपी को वोट नहीं करता है अभी भी। 2014 का एक एक्सेप्शनल इलेक्शन हो सकता है या शायद लोकसभा में 2019 में भी कुछ हद तक करा हो, लेकिन इन जनरल जाट जो है बीजेपी को वोट नहीं करते हैं और हिंदुत्व और राम मंदिर से भी उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी देखिए एक मैं देख रहा था, एक पत्रकार हैं दीपक शर्मा जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो कह रहे थे कि राम मंदिर अब बृजभूषण शरण सिंह के कारण 7-8 लोकसभा सीट हैं पश्चिम मतलब पूर्वांचल की, जहां पर नुकसान हो सकता है बीजेपी को। लेकिन फैसला लिया गया कि राम मंदिर के कारण उन सीटों को बैलेंस कर लिया जाएगा। मतलब बृजभूषण के जो समर्थक हैं या कहिए ठाकुर जाति के जो लोग हैं, वो राम मंदिर की भावनात्मक उससे उनको बैलेंस कर लिया जाएगा। पर जो एनसीआर के आसपास जो आग लगी है, ये जो जाटों की नाराजगी, इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? मतलब उनको राम मंदिर या हिंदुत्व से बैलेंस नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा तूल ना दे, इसलिए इसको दबाने के लिए अभी ये कदम शायद उठाया गया ऐसा लगता है। और बृजभूषण शरण सिंह को लोकसभा का टिकट तो दे ही दिया जाएगा, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह को अगर लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा तो बीजेपी को बहुत सारी सीटों पे नुकसान होगा। जैसे केसरगंज, बलरामपुर और गोंडा, ये 3 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर उनका सीधा प्रभाव है, जहां वो कभी ना कभी सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई सीटें जैसे अंबेडकर नगर, बस्ती, श्रावस्ती में भी उनका अच्छा प्रभाव है। अयोध्या में तो उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव है, संत महात्माओं से उनका बहुत जुड़ाव है। अयोध्या उनका एक तरीके से गोंडा के बाद दूसरा घर मान लीजिए, इस तरीके से है। तो ये 6-7 सीटें तो ऐसी हैं जो कि सीधा उनके प्रभाव में है। इसके अलावा वो पिछले 2-3 साल से लगातार विवादों में है। जैसे कभी पतंजलि और रामदेव से विवाद चल रहा है, तो कभी राज ठाकरे को उन्होंने चुनौती दे दी। फिर ये पहलवानों वाले एलिगेशन के बाद तो बहुत ही ज़्यादा उनका नाम उछल गया है। तो जो लोग उन्हें पूर्वांचल तक जानते थे, पूरे उत्तर प्रदेश में भी ढंग से लोग बृजभूषण को नहीं जानते थे, आज पूरे देश में जानते हैं। तो बृजभूषण का निश्चित रूप से कद बड़ा है और उनके विरोधी बहुत सारे हुए हैं, तो उनके पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। मान ले उनके विरोध में तो यही 3-4 स्टेट्स में ही लोग हैं, लेकिन पूरे पूर्वांचल में और जो कुश्ती से जुड़े हुए लोग हैं और मतलब यूपी में उनका एक प्रभाव बढ़ा है, तो उनका इन 7 सीटों से निकल के ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया है। और एक दूसरा कारण भी था कि बृजभूषण और योगी आदित्यनाथ के बीच भी एक मतलब 36 का आंकड़ा टाइप की स्थिति है। तो जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है वो उनको उनके टक्कर में खड़ा करना चाहता था एक क्षत्रिय नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट। तो इससे भी उनके कद को बढ़ावा दिया गया और बढ़ा है। तो निश्चित रूप से उनको टिकट तो मिलेगा ही, टिकट काटने की क्षमता तो भाजपा में नहीं है। और हो सकता है इलेक्शन के बाद फिर से कुश्ती संघ को भी बहाल कर दिया जाए, या क्या होता है वो तो भविष्य ही बताएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जाट समाज की नाराजगी की जो बात करी जा रही है वो बहुत मैटर नहीं करता है भाजपा को, क्योंकि जाटों के बहुत बड़ी संख्या में वोट भाजपा को नहीं मिलते हैं। तो ये था मेरा कहना। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।